पप्पू, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं। ये क्या हो सकता है? ओह नो, ये तो इनकम टैक्स ने एक नोटिस दिया है। नोटिस? लेकिन तुम तो रेगुलरली अपनी आईटीआर भरते हो, फिर वो तुम्हें क्यों नोटिस भेजेंगे? मैं रेगुलरली अपने आईटीआर तो भरता हूँ, बट मेरे से कुछ लोग जेलस है एंड तुम तो जानती ही हो आजकल के लोग। लेकिन तुमने तो अपना सारा पैसा ईमानदारी से कमाया है, फिर कोई ऐसा क्यों करेगा? नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी बैंक में कुछ कैश जमा कराया था जो शायद अनएक्सप्लेन्ड है। शायद हो सकता है वो पिछले साल मेरे चाचा जी मर गए थे, जब उनकी वसीयत में मुझे कुछ पैसे मिले थे। शायद हो सकता है वो पैसे हो। तो तुम्हें ये काला धन विरासत में मिला था? बिल्कुल नहीं, ये उनकी मेहनत के पैसे थे, पर पता नहीं उन्होंने इस पर टैक्स भरा था या नहीं भरा था। अब मुझे इसका फल भुगतना ओ पड़ेगा। पप्पू, ये तो बहुत सीरियस है। अब तुम क्या करोगे? हाँ, और इस नोटिस में भी लिखा है मुझे 30 दिन में जवाब देना है, वरना इनकम टैक्स मुझ पर पेनल्टी लगा देगा। मुझे लगता है तुम्हें एक टैक्स एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए। यू नो, आई फॉलो दिस legalfactory.in पेज ऑन इंस्टाग्राम और ये बहुत ग्रेट कंटेंट देते हैं और मुझे लगता है ये तुम्हारी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। एक मिनट, मैं भी देखता हूँ। हाँ, मैं अभी इन्हें फॉलो करता हूँ और अभी इनसे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है पप्पू, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो, ऐसा ही हो। पंडित जी भी लीगल फैक्ट्री की बात कर रहे थे, पूजा भी लीगल फैक्ट्री की बात कर रही है। लगता है एक बार लीगल फैक्ट्री जाना ही पड़ेगा। हेलो, नमस्ते सर, क्या आपका 1 मिनट ले सकता हूँ? नमस्ते मिस्टर पप्पू, मैं लीगल फैक्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? सर, आज मुझे इनकम टैक्स से सही में एक नोटिस मिला है। क्या आप बता सकते हैं इस नोटिस में क्या है? सर बिल्कुल, क्या मैं आपका नोटिस एक बार देख सकता हूं? ये लीजिए सर नोटिस। मिस्टर पप्पू, ये नोटिस मैंने पढ़ा और ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आपके ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर ने आपको 148A सब क्लॉज ए का नोटिस दिया है। देखिए, टिपिकली 148A सब क्लॉज ए का नोटिस, इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आपके असेसिंग ऑफिसर के पास आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या ऐसी डिटेल्स हैं जिसके अंतर्गत वह आपसे यह क्वेश्चन करना चाहता है कि यह कहीं आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम या अनरिलेटेड या अनडिस्क्लोज्ड असेट्स या कि एस्केप्ड इनकम से रिलेटेड तो नहीं। इसके अंतर्गत ए अपनी 148A सब क्लॉज ए के पावर्स एक्सरसाइज करता है, तो वह आपसे यह पूछना चाहता है, जैसे कि इस नोटिस में उसने आपसे पूछा है कि परचेज ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ 56,95,000 मेड बाय यू इन फाइनेंशियल ईयर 15-16। इसका यह मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी परचेज के लिए जो आपकी सोर्स है, यह जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ये अनएक्सप्लेन्ड है और इसीलिए वह आपसे रीजंस विद डिटेल्ड क्लैरिटी एंड सपोर्टिंग मांग रहे हैं टू क्लियरली डिटरमाइन वेदर और नॉट दिस इज अ इनकम व्हिच हैज एस्केप्ड द टैक्स असेसमेंट। कोई घबराने की बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि आपने ये पैसा कहां से कैसे इकट्ठा किया और कैसे ये प्रॉपर्टी परचेज करी, और इसके बाद हम इसका एक सूटेबल रिप्लाई डिपार्टमेंट को ड्राफ्ट करेंगे। मैं ये बताना चाहूंगा आपको मिस्टर पप्पू, इसके अंतर्गत कि हम जो 148 सेक्शन है उसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट 148A विद इन ब्रैकेट्स सब क्लॉज ए, जिसमें आपको ये नोटिस मिला। देन पॉइंट आता है 148A सब क्लॉज बी, जिसमें हम इनकम टैक्स ऑफिसर को हमारा रिप्लाई पेश करेंगे। देन 148A सब क्लॉज सी, जिसके अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर इसको वेरीफाई करेगा कि वेदर जो हमारा जवाब है वो सही है नहीं है, और जो हमने जस्टिफिकेशंस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनसे वह सेटिस्फाई है या नहीं। और लास्ट में 148A सब क्लॉज डी, इसके अंतर्गत वह हमें ऑर्डर करके ये बताएगा कि वेदर दिस केस इज फिट फॉर इशूइंग नोटिस अंडर 148A, जिसे हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस कहते हैं। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी सही समय पर मेरे पास आ गए हैं और हम इन चीजों को वेरीफाई करके एक सूटेबल रिप्लाई ड्राफ्ट करते हैं। सर, ये जो नोटिस मिला है, क्या आप मुझे पॉइंट वाइज बता सकते हो इसमें डिपार्टमेंट क्या क्या चाहता है? क्योंकि मैं इन पॉइंट्स के बारे में नहीं जानता। मेरे को टैक्सेशन के बारे में बहुत कम नॉलेज है, तो प्लीज क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो मिस्टर पप्पू, इसी नोटिस के अंतर्गत आगे आप मुझे कुछ जानकारी प्रोवाइड करें। यह नोटिस कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 के दौरान आपने गांव कानस, तहसील पुष्कर, डिस्ट्रिक्ट अजमेर में 56,95,000 रुपए की संपत्ति खरीदी थी। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इस राशि का सोर्स आपके परिवार और दोस्तों से प्राप्त अनसिक्योर्ड लोन और डेटर्स के रियलाइजेशन के माध्यम से, जैसा कि आपने मुझे बताया, आपने इकट्ठा किया है। क्या ये सही है? हाँ सर, ये बात तो सही है। नाउ सबसे पहला पॉइंट, क्या आपने 56,95,000 की प्रॉपर्टी खरीदते समय बेचने वाले का, जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका टीडीएस काटा? आपको यह पता होगा कि 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अगर हम कभी भी खरीदते हैं तो हमें बायर को सेलर का 1% टीडीएस स्रोत पर काटना है, जिसे हम टीडीएस कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने इस पर टीडीएस काटा है? अगर काटा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे दें। हाँ सर, मैंने टीडीएस काटा है और यहाँ वापसी की रसीद। Here is the copy of written and form of 26 QB documentary evidence of the same. I deposited some cash in my bank account which I inherited from my uncle, but I don't know whether he paid any tax on it or not. ठीक है, आपने टीडीएस काटा है तो पहला पॉइंट सही है। नाउ सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं। आप मुझे बताइए कि ये 56,95,000 रुपए आपने कैसे कैसे इकट्ठे करें। सबसे पहले, क्या आप कोई कैश बुक या कोई बिल बुक, सेल्स बुक मेंटेन करते हैं?
आपकी पिछले साल के रिटर्न्स की कॉपी मुझे दीजिए, मैं देख के बताता हूँ कि आपने किस सेक्शन में रिटर्न भरी है और क्या एज पर दिस सेक्शन आपको कैश बुक, बिल बुक और ये रिक्वायर्ड जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो पप्पू जी, आपने पिछले साल 4480 के अंतर्गत रिटर्न भरी है, तो आपको कोई बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत तो नहीं, बट क्योंकि आपने बैंक में 25 लाख रुपए कैश जमा कराए हैं, इसलिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 25 लाख रुपए कैसे इकट्ठे हुए। तो इसके लिए मुझे एक कैश बुक और एक सेल्स की रिकॉर्ड या सेल्स का कोई रजिस्टर या आपने कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हो जिससे प्रूव होता हो कि आपने इन लोगों से माल खरीदा है, इन लोगों से माल बेचा है, और उसके बेसिस पे आपका कैश फ्लो या जिसे हम कैश बुक कहते हैं वह मुझे चाहिए हो, जिससे कि 25 लाख रुपए का जो आपका कैश जमा हुआ हो वो एओ को मैं जस्टिफाई कर सकूं। इसके अलावा आपने जो ये रमेश, सुरेश, दिनेश और आपके जो बाकी मित्र हैं और ये जो आपके दो ब्रदर्स हैं अनुज और करण, इनसे जो पेमेंट लिए हैं, इनके मुझे अकाउंट कंफर्मेशन आपको लाके देने पड़ेंगे, जिससे यह प्रूव हो सके कि इन लोगों ने आपको फाइनेंशियली पैसा दिया है फॉर परचेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मुझे इनके कंफर्मेशन के साथ में इनका पैन कार्ड और साथ में इनकी एक आईडी प्रूफ भी चाहिए। मिस्टर पप्पू, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी और जो फैक्ट्स और डिटेल्स मुझे दिए, उससे मुझे ये लगता है कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको नोटिस देने के लिए सेल्फ इनवाइट कर लिया है। लेकिन सर, यह मेरी गलती नहीं थी। मेरे चाचा ने मुझे कहा नहीं था कि उन्होंने इस पर कोई टैक्स नहीं भरा है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चेक दिया था और मैंने इससे अपने खाते में जमा कर दिया। पप्पू सर, अज्ञान का कोई क्षमा नहीं होती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुम्हारे इरादों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें केवल फैक्ट्स, तथ्यों से मतलब है, और तथ्य फैक्ट्स ये है कि तुम्हें अपने बैंक खाते में अस्पष्ट नकद क्रेडिट और अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मिला। यह इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 68 के तहत टैक्सेबल है। सर, व्हाट इज सेक्शन 68? सो सेक्शन 68 का मतलब ऐसा कोई अमाउंट जो आपकी बुक्स में क्रेडिट हुआ हो, जिसके ऊपर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो, या जो एक्सप्लेनेशन आप दें वो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता हो, तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68 मान लेते हैं। So what does that mean? Now, when it is considered as an unexplained cash credit, the amount of cash deposited by you can be considered and taxed along with penalty as per provisions of Section 115 BBE of the Act. Then what is Section 115 BBE? Section 115 BBE में जो टैक्स रेट है वह 60% प्लस सरचार्ज एज एप्लीकेबल है। हालांकि आपके केस में यह 115 BBE एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये 1/4/2017 से एप्लीकेबल है और आपका जो नोटिस है वह असेसमेंट ईयर 15-16 से संबंधित है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा कि 115 BBE में टैक्स कैलकुलेशन के लिए कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, ना तो कोई एक्सपेंडिचर की, ना कोई अलाउंस और ना कोई पुराने लॉसेस के सेट ऑफ की। क्या ये बहुत हार्श है? वैसा कैसे कर सकते हैं? सेक्शन 115 BBE जो स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, वह कर्ब करने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिस है और अनअकाउंटेड मनी का एडवांटेज लेके जो लोग पैसे का ट्रांजैक्शंस घुमाते थे इधर से उधर, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। यह अन्याय है। वह मुझसे ऐसी इनकम पर टैक्स नहीं कर सकते जो मैंने कमाई नहीं है। मिस्टर पप्पू, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पूरी एक्सरसाइज जिसमें आपसे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सीख करेंगे जो आपको हमें टाइम पर देने पड़ेंगे, बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग है, इरिटेटिंग है, बट यह विधि का विधान है और इनकम टैक्स एक्ट देश का कानून होने के कारण आपको इसकी पालना भी समय समय पर करनी होगी। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अगर सारी डिटेल जस्टिफाइड देंगे तो इन चीजों का एक्सप्लेन करने में जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मैं देता रहूंगा।